गुड इवनिंग। लेबर इकोनॉमिक्स एमए फाइनल के पेपर सेकेंड का आज का हमारा टॉपिक है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ लेबर मार्केट। इंट्रोडक्शन। द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस is a model of wage levels in which they said to match to the marginal revenue product of labor. बेसिकली जो हम जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं या किसी भी उत्पादन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सीमांत उत्पादकता की। सीमांत उत्पादकता का तात्पर्य यह है कि हमने जितनी भी इकाइयाँ लगाई हैं श्रम की और उसके बाद जब हम एक अतिरिक्त इकाई लगाते हैं तो उससे प्राप्त होने वाला जो उत्पादन है और उससे जो प्राप्त होती है उत्पादकता वो कितनी है, उसके बराबर ही एक अर्थव्यवस्था में एक विशिष्ट समय पर मजदूरी का निर्धारण किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों होता है, इस थ्योरी को हम विस्तार से पढ़ेंगे। और ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है यानी कि सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत जो है वो सबसे ज़्यादा समसामयिक है। मैंने मेरे जो पहले 2 लेक्चर्स थे उसमें आपसे क्लासिकल थ्योरी डिस्कस की थी, उसके बाद मैंने न्यू क्लासिकल थ्योरी या नवप्रतिष्ठित सिद्धांत भी आपसे विवेचना की थी। और आज जो अपना टॉपिक है वो है सीमांत उत्पादकता, श्रम का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, जो कि सही मायने में देखा जाए तो वेज का निर्धारण सीमांत उत्पादकता के ऊपर ही निर्भर करता है। जितनी अधिक श्रमिक की सीमांत उत्पादकता होगी उतनी ही अधिक उसकी मांग होगी, और जितनी अधिक उसकी मांग होगी उतना ही अधिक उसका रोजगार होगा। सीमांत उत्पादकता का तात्पर्य यह है कि एक श्रम की उत्पादकता कितनी है, यानी उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, यानी उसकी क्षमता कितनी है ना, वो कितना कार्य कर सकता है। अगर उसकी क्षमता अधिक है तो निश्चित तौर पे जो उसकी मजदूरी की दर का निर्धारण है वो अधिक होगा, है ना। और अगर उसकी जो क्षमता है या उसकी जो उत्पादकता है वो कम होगी तो मजदूरी की दर भी कम होगी। लेकिन संतुलन स्थापित कहाँ किया जाए? अगर सीमांत उत्पादकता अधिक है तो वेजेस बढ़ती जाएंगी। कहाँ तक बढ़ेंगी? जहाँ तक कि उसकी जो एमपीपी है या सीमांत उत्पादकता है वो वेजेस के बराबर ना हो जाए। और अगर इसी प्रकार से इसके विपरीत अगर हम बात करें कि सीमांत उत्पादकता कम है तो उसके फलस्वरूप वेजेस भी कम है। वेजेस कहाँ तक कम होगी? जहाँ तक कि सीमांत उत्पादकता वेजेस के बराबर ना हो जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक अर्थव्यवस्था में मजदूरी की दर और रोजगार का निर्धारण वहाँ होता है जहाँ पर श्रम की सीमांत उत्पादकता और मजदूरी की दरें बराबर होती हैं। ठीक है, फिर हम अगर बात करते हैं जो ये मॉडल है ये किसके ऊपर आधारित है? ये बेटा ये आधारित है कि एक फर्म के जो वो उसका लाभ है उसको किस प्रकार से अधिकतम करे, उसके साथ साथ कि जो श्रमिक वर्ग है उसका शोषण भी ना हो और उसके हितों का हनन ना हो, उसको उचित अधिकार मिले और उसके कार्य के अनुरूप ही उसको वेजेस या उसकी जो रिटर्न्स हैं, मॉनेटरी रिटर्न्स है उसको प्राप्त हो, है ना। ठीक है, वैसे ये देखा जाए तो जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ न्यू क्लासिकल मॉडल। इट इज़ या यूँ भी कह सकते हैं इट इज़ अ पार्ट ऑफ न्यू क्लासिकल मॉडल, बट इट इज़ मोर रिफाइंड, more scientific and more accurate to the modern times. Okay, the marginal productivity theory of wage states that the price of labor, that is wage rate, is determined according to marginal product of labor. This was stated by the new classical economist J.B. Clark. सबसे सर्वप्रथम J.B. Clark ने ये बताया था 1890 में कि जो मजदूरी दर का निर्धारण किसके बराबर होना चाहिए? एक श्रमिक की सीमांत उत्पादकता के बराबर, है ना। फिर उसको जो विभिन्न अर्थशास्त्री आए उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। द टर्म मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इंटरप्टेड हियर इन 3 ways.
फर्स्ट इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, सेकेंड इज वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, एंड द थर्ड वन इज़ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ठीक है, जब हम सीमांत उत्पादकता की बात करते हैं या मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम इसके 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट होता है सीमांत श्रमिक की भौतिक सीमांत उत्पादकता, है ना, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, यानी कि फिजिकल जब हम उसकी कार्य कुशलता की या उसकी कार्य क्षमता की या उत्पादकता की बात करते हैं तो वो भौतिक कहलाती है। यानी कि जो श्रमिक है वो मानव है, एक ह्यूमन बीइंग है, और जो कार्य करेगा तो उसकी जो कार्य करने की हम कैसे क्वांटिफाई करेंगे, हम कैसे क्वांटिफाई कर सकते हैं, उसकी भौतिक रूप से हम उसकी गणना करते हैं, है ना, उसकी कितना भौतिक रूप से वो कार्य कर सकता है, वो कहलाता है उसका मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ठीक है, फिर वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, यानी कि जब हम इस चीज़ को जब हम इसी चीज़ की वैल्यू निकालते हैं, जब हम लागत की बात करते हैं, है ना, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट जब हम बात करते हैं तो हम उसको कहते हैं VMPL। और जब हम इसी चीज़ को, उसकी जो MPP है उसको अगर हम प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्राइस क्या है, यानी कि उसकी वेज रेट है, जो अगर हम उसको वेज रेट से अगर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी जितनी भी भौतिक उत्पादकता है, सीमांत उत्पादकता, उसकी भौतिक रूप से अगर हम उसको उसके जो वेज रेट है उससे गुणा कर देंगे तो हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। यानी कि इन टर्म्स ऑफ मनी जब हम बात करेंगे, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी रिटर्न्स, इन टर्म्स ऑफ वेज रेट जब हम बात करेंगे तो डैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ठीक है, यहाँ तक आपको मैंने बहुत ही सरल सहज शब्दों में अपनी बात रखनी चाहिए। फिर भी अगर बच्चों आपको कुछ बात मेरी समझ में ना आ रही हो तो आप प्लीज़ मुझसे बात करें, मुझे कांटेक्ट करें और मुझे व्हाट्सएप पे जो मैं असाइनमेंट्स दे रही हूँ उन्हें रेगुलरली करें। मैंने इसमें और डिटेल में अपने नोट्स में आपके सामने PDF के रूप में रखा है, आप इन्हें पढ़िए, समझिए। फिर हम इसके आगे चलते हैं कि धीरे धीरे समय के साथ साथ इस थ्योरी में और मॉडिफिकेशंस होते गए हैं और नए जो मॉडर्न अर्थशास्त्री आए हैं उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार ही इसमें मॉडिफिकेशंस करते चले गए हैं। मार्जिनल रेवेन्यू पर अब जब हम इसकी बात करते हैं तो हम विभिन्न बाज़ारों में क्या स्थिति है उसके अकॉर्डिंग भी हम इसकी विवेचना करते हैं कि यदि मान लीजिए कि जो हमारा जो साधन बाज़ार है वहाँ पर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का मतलब क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता वाला बाज़ार है। हालांकि जब हम बात करते हैं बाज़ार की या वास्तविकता की तो पूर्ण प्रतियोगिता जैसा कोई बाज़ार होता नहीं है, लेकिन हमें जब स्थितियाँ समझनी होती हैं तो हम सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाज़ार की बात करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे हम हमेशा पढ़ते हुए आए हैं, पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारे क्रेता होते हैं और बहुत ही सारे अत्यधिक मात्रा में विक्रेता भी होते हैं। वहाँ पे इलास्टिसिटी जो डिमांड है वो कैसी होती है, इन्फिनिटी के बराबर होती है ना, परफेक्ट मोबिलिटी होती है ना। और क्या होता है बच्चों वहाँ पे कि जो सरकारी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है ना। तो अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर ये बात बहुत समझने की है कि जब अगर परफेक्टली कंपटीशन मार्केट है तो वहाँ पर उसका AR इज इक्वल्स टू MR। जब हम पढ़ते हैं AR इज इक्वल्स टू AR यानी कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू द मार्जिनल रेवेन्यू, और AR इज इक्वल्स टू MR इज इक्वल्स टू MP, है ना। उसकी जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी है वो किसके बराबर होगी, MR के। MP इज इक्वल्स टू MR, है ना। या दोनों चीज़ें बराबर होती क्योंकि जो डिमांड का जो कर्व है, जो मांग वक्र है वो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, है ना। इसीलिए जब डिमांड का जो कर्व है वो हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होगा तो यानी कि इसका तात्पर्य ये है कि जो हमारी मांग है वो किस प्रकार की है, अनंत। जब अनंत होती, इन्फिनिटी होती है, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी इन्फिनिटी होती है तो हमारी AR इज इक्वल्स टू MR, MR इज इक्वल्स टू MP, है ना। दिस इज़ बिकॉज द फर्म इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज़ अ प्राइस टेकर, है ना, क्योंकि जो फर्म होती है वो सिर्फ प्राइस टेकर होती है। वो किसके प्राइस का निर्धारण कौन करता है, मांग और पूर्तियों की शक्तियों के द्वारा, उद्योग द्वारा। फर्मों को तो जो उद्योग ने निर्धारण कर दी है प्राइसेस, उसी प्राइसेस पे अपना जो भी है वस्तु या सेवा वो क्रय या विक्रय करनी होती है ना। अगर
करनी होती है। ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन की, और बेसिकली अगर मोनोपोली की बात करते हैं तो व्हाट इज़ मोनोपोली? एज यू ऑल नो दैट मोनोपोली मीन्स दैट देयर इज़ अ सिंगल सेलर एंड मैनी बायर्स। जब हम फैक्टर मार्केट की बात करते हैं तो फैक्टर मार्केट में भी अगर हम लेबर जो है वो किसी विशेष प्रकार के कार्य के लिए पारंगत है और उसको खरीदने वाले कई सारे हमारे उद्योगपति हैं या नियोक्ता हैं, है ना। फर्म्स ऑपरेटिंग एज मोनोपोलीज और इन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन फेस डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। जैसा कि हम सभी जानते हैं मांग की लोच कैसी होती है, इट इज़ लेस देन 1, है ना, इट इज़ लेस देन 1। तो जो हमारा मांग वक्र है वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है और हमारी जो ईडी है वो लेस देन 1 होती है, और इसीलिए हमारा जो एमपीपी इनटू प्राइस एमआर जो है वो अधिक होता है, एमआर जो है वो कम होता है एमपी से, है ना। दस द एमआरपी कर्व ऑफ अ फॉर्म इन मोनोपोली और इन परफेक्ट कंपटीशन विद स्लो डाउनवर्ड्स एंड प्लॉटेड अगेंस्ट लेबर यूसेज एट अ फास्टर रेट। परफेक्ट कंपटीशन से ज़्यादा हमें कहाँ मिलेगी वेज रेट? वो मिलेगी मोनोपोलीज में। जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है वो विभिन्न मान्यताओं पर आधारित है। जो मेन मान्यताएं हैं इंपॉर्टेंट है, मैंने मेरे नोट्स में लिखे हैं, मैं आपके सामने रख रही हूँ। दैट जो भी हमारे दोनों मार्केट्स होते हैं, वेदर इट इज़ गुड्स मार्केट और द फैक्टर मार्केट, इन बोथ मार्केट्स परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज़ इन प्रिवेल, है ना। परफेक्ट कॉम्पिटिशन दोनों मार्केट्स में प्रिवेल होता है। और as you all know what is perfect competition in product market implies that products are homogeneous, and in factor market की जब बात करते हैं तो that all the units of factors are similar in terms of color, in terms of size, in terms of their productivity and all, है ना। So perfect competition in labor market also implies that labor as well as firms behaves as wage takers. No one can influence the wage rate, है ना, because the wage rates are predetermined by the forces of demand and supply of labor, and firms are only the price takers या wage takers. They are not having the power to decide the wage rate, है ना. Only industry can decide the wage rates. Consequently, labor supply curve, supply becomes perfectly elastic. इसका मतलब क्या है कि जरा सा भी अगर कीमतों में परिवर्तन होता है तो स्फूर्ति में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है, यानी कि वेज रेट्स में अगर जरा सा भी परिवर्तन होता है, अगर बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, और अगर वेज रेट घटती है तो सप्लाई भी घट जाएगी, वो परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है। सेकेंड है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन ऑपरेट्स। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस ऑपरेट, जैसे कि हमने पढ़ा है कि देयर आर थ्री लॉज ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट इज increasing returns to scale, increasing variable product, second is constant, and the third is increasing by diminishing rate. So जैसे हम श्रम की मात्रा बढ़ाते हैं, जब हम किसी उत्पादन की शुरुआत करते हैं या प्रारंभ में, तो जैसे से हम श्रमिक की मात्रा बढ़ाते हैं, लेबर्स की मात्रा बढ़ाते हैं, तो हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ती हुई गति से बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि हमें इकोनॉमीज टू स्केल प्राप्त होती हैं। जैसे कि हमारा नया उद्योग है एकदम से, है ना, और नई टेक्नोलॉजी है, सब कुछ नया है। धीरे धीरे क्या होता है, जैसे से हम श्रम की मात्रा बढ़ाते जाते हैं तो हमारा उत्पादन बढ़ता तो है पर एक समान गति से, है ना, समान गति से बढ़ता है। और उसके बाद भी एक सीमा आने के बाद भी अगर हम बढ़ाते हैं, वो सीमा कौन सी होती है? जब श्रमिक की जो मार्जिनल उत्पादकता है वो अगर ज़ीरो के बराबर हो जाती है और हम उसके बाद भी श्रमिक की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, तो हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ता तो है लेकिन कैसे? घटती हुई दर से। तो ये जो थर्ड स्टेज है, ये हमें समझ जाना चाहिए कि ये हमें हानि देगी और ये एक वैज्ञानिक नहीं है। हमें हमारा उत्पादन का स्तर सेकेंड स्टेज पर ही रोक देना चाहिए। द फर्म aims at profit maximization
फोर्थ वन इज़ ऑल लेबर्स आर होमोजीनियस बिकॉज परफेक्ट कॉम्पिटिशन है एंड आर डिविजिबल, यानी कि जो भी हमारे श्रमिक हैं वो सब एक समरूप हैं, वो उनका जो कार्य करने की क्षमता है वो सब समरूप है, और दे आर डिविजिबल, वो भाज्य हैं, वो अलग अलग जो भी काम है उसके लिए उनको ईजिली हम डिवाइड कर सकते हैं। लेबर इज़ मोबाइल एंड इज़ सब्स्टिट्यूबल टू कैपिटल एंड अदर इनपुट्स। लेबर कैसा है, उसकी परफेक्ट मोबिलिटी है। रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड, यानी कि जो अर्थव्यवस्था में कैसी अवस्था है, पूर्ण रोजगार की। इसी बात को मैंने इस थ्योरी के साथ समझाया है। आप इस कर्व में समझिए कि किस प्रकार से ये ऑपरेट होती है। ये थ्योरी मैंने लिखी है, लेकिन फिर भी इसके कई सारे इसके क्रिटिसिज्म है, आलोचनाएं हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन की अगर बात कर लीजिए आप, है ना, कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज़ बेसिकली इट्स नॉट अ रियल वर्ल्ड में ऐसा होता नहीं, उसकी एप्लीकेबिलिटी कम है ना। तो देखा जाए तो रियल वर्ल्ड में क्या होता है, लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनके जो वेज रेट्स है वो उनके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से हमेशा उन्हें कम मिलती है, उनके राइट्स का हनन होता है, अधिकारों का हनन होता है ना। लेबर्स कभी होमोजीनियस हो ही नहीं सकते, है ना, समरूप कैसे हो सकते हैं, दो व्यक्ति एक समान कैसे हो सकते हैं? दे कैन बी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर स्किल, इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोडक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ देयर स्ट्रेंथ, है ना, और इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, डिपेंडिंग अपॉन देयर एनवायरनमेंट और देयर लाइफ स्टाइल एंड वॉट एवर, है ना। परफेक्ट इमोबिलिटी ऑफ लेबर इज़ अनदर अनरियलिस्टिक अजम्पशन। परफेक्ट मोबिलिटी हो ही नहीं सकती। फुल एम्प्लॉयमेंट का जो अजम्पशन है वो होता ही नहीं है। देयर इज़ ऑलवेज सम काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल्स इन इकोनॉमी, है ना। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट एट अ गिवन वेज रेट एनी अमाउंट ऑफ लेबर इज सप्लाइड, but we know that the higher the wage rate, higher is the supply of labor. This positive wage rate supply relationship has been ignored by the makers of theory. यहाँ पे सप्लाई की कोई बात नहीं कही गई है। जो सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत है बेसिकली वो श्रम की मांग पर ही आधारित है, सिर्फ एक पक्षीय है। श्रम की पूर्ति के बारे में ज़्यादा विस्तार से कुछ विवेचना नहीं कही गई है। दिस थियोरी इन फैक्ट इज़ नॉट अ वेज थ्योरी बट अ थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना। सिर्फ इसमें वेज का निर्धारण नहीं किया है या रोजगार का निर्धारण करा गया है। फिर भी देखा जाए तो कि अगर बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की, कितने ही आलोचना है, लेकिन फिर भी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो है वो समसामयिक है और हमें अर्थशास्त्र पढ़ने में ये वेज रेट के कंसेप्ट समझने में बहुत ही लाभदायक है, बहुत इजी है और बहुत ही आवश्यक है हमें इस कंसेप्ट को समझने के लिए, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। तो मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आपके सामने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी रखी है। आप बच्चों इसे समझिए। अगर मेरे यूट्यूब लेक्चर में आपको समझ में नहीं आती है तो मैंने इसके PDF नोट्स भी अपलोड किए हैं, और साथ ही अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।